हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं LIC का जो इंडेक्स प्लस फॉर्म है उसको हमको कैसे भरना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LIC में एक नई पॉलिसी आई हुई है LIC की LIC इंडेक्स प्लस पॉलिसी, जो कि हमारी शेयर मार्केट से लिंक होती है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको जो फॉर्म है, दूसरा फॉर्म आपको भरना पड़ता है। तो वो फॉर्म आपको कैसे भरना है, यही मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ये फॉर्म कैसे भरना होता है, तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि समझाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ 18 प्लस के लिए लेके, यानी कि जो एडल्ट हैं, 18 प्लस लोग हैं, अगर वो पॉलिसी को लेते हैं तब इस फॉर्म को कैसे भरना है। दो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, एक हमारा होता है लाइफ एश्योर्ड का, दूसरा हमारा होता है यानी कि कोई 18 प्लस है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फॉर्म भर के बताने वाली हूँ अगर आप प्रपोजर हैं तब आपको कैसे फॉर्म को भरना है, यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोजर हैं, तब आपको इस फॉर्म को कैसे भरना होगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी एक लेटेस्ट सी फ़ोटो आपको लगा देनी है, जो कि आपकी फ्रेश फ़ोटो होनी चाहिए, करंट फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल्स में, और आपको जो है यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ब्लू पेन यूज़ करना है, कौन सा पेन यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उनको आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, और इसके बाद हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हमको फिल करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम आ जाता है नीचे, क्योंकि इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, और ये फॉर्म आपको ब्रांच से मिल जाएगा। अगर आप एजेंट हैं तो आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आप क्लाइंट हैं, आप डायरेक्ट अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, तब आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन ये फॉर्म आपको ब्रांच से मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो इसकी PDF आपके लिए मैं अवेलेबल करवा दूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सेक्शन 1 है, इसमें क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ लाइफ एश्योर्ड या फिर प्रपोजर। तो हम प्रपोजर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए हमें प्रपोजर की डिटेल भरनी होगी। यानी कि 18 से प्लस का कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजर, और 18 से कम के लिए हम लाइफ टू बी एश्योर्ड का यूज़ करते हैं। तो मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका ये नाम है रवि कुमार, और वो अपनी लिए पॉलिसी ले रहे हैं जिनकी एज है 19 साल। तब उनको यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म भरना होगा। फ्रेंड्स, पहले के इसमें पर्सनल डिटेल्स है, पहला दूसरा कॉलम हमको छोड़ देना है, तीसरे कॉलम में हमको लिखना है नेम ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड, यानी कि यहाँ पे हम लाइफ एश्योर्ड या फिर प्रपोजर का नाम लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नाम क्या है, रवि कुमार, मैं यहाँ पे रवि कुमार लिख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछा गया है कि लाइफ एश्योर्ड के फादर का नाम क्या है, तो फादर का नाम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सुनील कुमार। इसके बाद मदर का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं उनकी मदर का नाम कुछ भी लिख दूँगी। दोस्तों, आपको एक ही में लिखना है, कैपिटल में या फिर स्मॉल में। तो मैं यहाँ पे सब कुछ कैप्स में लिखूँगी। इतना करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेम ऑफ द प्रपोजर इन केस ऑफ माइनर लाइफ, यानी कि अगर आप माइनर लाइफ के लिए यहाँ पे पॉलिसी ले रहे हैं तब आपको यहाँ पे प्रपोजर का नाम देना है। लेकिन ऑलरेडी जो हमारा प्रपोजर है वो मेजर है, तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पे हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। अब हम आ जाएंगे हमारे दूसरे पेज पे। फ्रेंड्स, दूसरे पेज पे हमारा यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है एम्प्लॉय स्कीम, इस पर हमें कुछ भी नहीं भरना है। इसमें पूछा गया है रिलेशनशिप ऑफ प्रपोजर विद द लाइफ एश्योर्ड, तो हमारा फॉर्म जो है लाइफ एश्योर्ड के लिए नहीं है, प्रपोजर के लिए है, इसमें भी हमारा नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद जेंडर पूछा गया, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, मेल है तो यहाँ पे हम मेल लिख देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा गया, यानी कि मैरिड है, सिंगल है। अगर मैरिड है तो आप यहाँ पे मैरिड लिख रही है, अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड लिखना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अनमैरिड लिख देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया स्पाउस फुल नेम, अगर जो प्रपोजर है वो अनमैरिड है तो स्पाउस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप
आपकी शादी हुई है तब आप यहाँ पे मैरिड लिख के अपने पार्टनर का नाम लिखेंगे, अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 19/3/2002। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग इनकी एज यहाँ पे जो भी हो जाएगी वो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म कहाँ का है वो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिल्ली का जन्म है। आपका जहाँ का जन्म होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया नेचर ऑफ एज प्रूफ सबमिटेड, यानी कि आप अपने एज के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं या फिर पैन कार्ड या फिर स्कूल का कोई सर्टिफिकेट। तो आजकल आधार कार्ड ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड दे देते हैं। आप जो देना चाहते हैं आधार कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप दे सकते हैं। नेशनलिटी आपकी क्या है, आप इंडियन हैं या फिर NRI हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इंडियन है, आप सिटीजनशिप क्या है, दिल्ली में हम रहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया परमानेंट एड्रेस एज पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप जो ID दे रहे हैं उसके बेस पे आपका एड्रेस क्या है वो आपको लिखना है। तो इन चारों में से कोई सा अगर आप एड्रेस के तौर पर दे रहे हैं तो आपको उसी को टिक करके अपना एड्रेस लिखना है। मान लीजिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको टिक करना है, एड्रेस भरना है। वोटर ID कार्ड पे टिक किया है तो वो एड्रेस भरना है, और पासपोर्ट पर टिक किया है तो वो एड्रेस भरना है। मैंने आधार कार्ड पर टिक किया है तो मैं आधार कार्ड का एड्रेस भरती हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ भी एड्रेस भर देंगे, A123 गली नंबर 00XZ, जो आपका जैसा एड्रेस है वैसा ही आपको यहाँ पे सेम टू सेम एड्रेस को भर देना है। ये पूरा एड्रेस पूछा गया कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस करंट एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम अबव, यानी कि आपका अगर करंट एड्रेस अलग है तब आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस अलग से देना होगा एड्रेस। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तब आपको यहाँ पे दूसरा एड्रेस नहीं भरना है, तब आपको यहाँ पे इस तरीके से करना होगा, जैसे कि आप लिख सकते हैं सेम एज, यानी कि आपके दोनों एड्रेस सेम है। लेकिन अगर आपका ये वाला एड्रेस अलग है और ये वाला एड्रेस अलग है, कई बार क्या होता है कि लोग रेंट पे रहते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको जो परमानेंट एड्रेस है, जो गांव का एड्रेस है, मान लीजिए आपका गांव में घर है लेकिन आप यहाँ पे किराए पे रहते हैं, तब यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस लिखेंगे और नीचे यहाँ पे आप अपना किराए वाला एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या को रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप रेजिडेंस इंडियन है, नॉन रेजिडेंस हैं या फिर फॉरेनर हैं। तो हम यहाँ पे रेजिडेंस इंडियन है तो हम यहाँ पे रेजिडेंस इंडियन डाल देंगे। फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदर होल्डिंग वैलिड ऑब्जर्व सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया एड्रेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो अगर कोई NRI है और वो बाहर रहते हैं तो वो यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे। हम नहीं रहते हैं इसलिए हम बाहर का एड्रेस नहीं देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं तो नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि KYC से रिलेटेड डिटेल्स है जो कि आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो फ्रेंड्स हमको ये वाला कॉलम जो है यहाँ पे फिल करना होगा, लाइफ अश्योर्ड वाला, क्योंकि हमारे केस में क्या है कोई भी प्रपोजल नहीं है तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होगा। ये वाला कॉलम हमें फिल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉलम फिल करना है। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया आर यू इनकम टैक्स असाइन, यानी कि आप जो है इनकम टैक्स देते हैं तो हाँ करना है, नहीं देते तो नो करना है। इसके बाद आपको जो है आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखना है, कुछ भी आपका हो सकता है, आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया आर यू रजिस्टर्ड अंडर GST, अगर आप रजिस्टर्ड है तो यस लिखिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो लिख सकते हैं। इसके बाद सेम चीज़ आपसे पूछी गई है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो हमने आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड पर टिक करेंगे और फिर यहाँ पे ID नंबर पूछा गया है, तो आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो हमको यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपका आधार के लास्ट के 4 डिजिट हैं वो आपको इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट पूछी गई है, तो आधार कार्ड में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। प्रूफ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे
जो किराए पे रहते हैं, मान के चलते ऊपर हमने बात की थी, अगर आप किराए पे रहते हैं और आपने कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस में अपना किराए वाला घर डाला है तो उसके तौर पे आपको या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा या फिर ऐसा कुछ भी देना होगा, रेंट एग्रीमेंट देना होगा, इस तरीके से देना होगा। लेकिन अगर आपका अपना घर है तो आप क्या करेंगे, सेम आधार कार्ड को यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाता है ये आ जाता है माइनर्स के लिए, यानी कि अगर यहाँ पे जो पॉलिसी है माइनर के लिए ली जा रही है तब ये आपको भरना है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि बच्चा स्कूल पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो कितने साल का, अदरवाइज़ आपको इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है हमारे पेज नंबर 3 में आपको आना है। इसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा गया है, यानी कि आप काम क्या करते हैं उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले पूछा गया है क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, BA MA जो भी है आपकी टू जेड, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि इनकी जो एजुकेशन है वो B.Ed है, तो मैं यहाँ पे B.Ed लिख देती हूँ। अब यहाँ से पूछा गया प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है, सर्विस, बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको बिजनेस है तो आपको यहाँ पे बिजनेस डालना होगा, सोर्स ऑफ इनकम में भी बिजनेस डालना होगा, नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि अगर आपका बिजनेस है तो आपका प्रोप्राइटर हो जाएंगे, एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़, उसका नाम क्या है आपका बिजनेस का वो आपको डालना है। इस तरीके से आपको करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने चूज़ किया है सर्विस की, जो मेरा क्लाइंट है वो सर्विस करता है, तो मैं यहाँ पे डालूँगी सर्विस। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में डालना है सोर्स ऑफ इनकम, तो जो सर्विस करता है उसकी सोर्स ऑफ इनकम होती है सैलरी, तो उसका हम यहाँ पे डाल देंगे सैलरी। अब यहाँ पे पूछा गया है नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि जो वो काम करता है क्या पोस्ट है उसकी एक तरीके से, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ टीचर, एज ए गवर्नमेंट टीचर अगर मान लेते तो यहाँ पे मैं कर दूँगी गवर्नमेंट टीचर। इसके बाद पूछा गया एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़, तो यहाँ पे हम स्कूल का नाम भी डाल सकते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल है जो भी स्कूल का नाम है उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। लेंथ ऑफ सर्विस कितने साल से वो कर रहा है, 10 ईयर्स से कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे 10 ईयर्स डाल दिया। आप जितने भी साल से कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। एनुअल इनकम कितनी है उनकी, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 5 लाख PA, यानी कि पर एनुअल। दोस्तों, ये हमारा ऑक्यूपेशन वाला जो है डन हो गया है। और इसके बाद अब हमें ये नीचे वाला देखना है, तो ये नीचे वाला उन लोगों के लिए जो कि सर्विस में है, यानी कि पुलिस से रिलेटेड सर्विस है, उसमें उनको फिल करना, आर्मी में है उनके लिए। तो इसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, हम इस पर कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आएंगे, जो ये नीचे वाला कॉलम है इसमें सिंपली देखो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नो ही करना होता है, यस नहीं करना होता, तो आप भी इस तरीके से नो कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आते हैं, 5th कॉलम में यहाँ पे 6 में हमसे क्या पूछा गया है, प्रीवियस पॉलिसी। अगर आपकी कोई प्रीवियस पॉलिसी चल रही है तब आपको यहाँ पे उस पॉलिसी की डिटेल देनी होगी। पॉलिसी नंबर 1 2 3 4 5 तक आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके साथ आपको ब्रांच आपकी कौन सी है, प्लान टर्म क्या है, सम अश्योर्ड क्या है, टर्म राइडर लिया था तो यहाँ पे सम अश्योर्ड बताना है, CI राइडर लिया था तो यहाँ पे सम अश्योर्ड बताना है। उस तरीके से आपको ये सब कर लेना है। तो ये मेरे वाले केस में मान लेती हूँ कि इन्होंने कोई भी पॉलिसी इनकी नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कट कर दूँगी नॉट एप्लीकेबल। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इन्होंने पॉलिसी ली होती तब मुझे क्या करना होता, मैं यहाँ पे डिटेल डाल देती पॉलिसी की जो मेरे पास है। उसके बाद यहाँ पे मैं डिवीज़न कुछ भी डाल देती हूँ, 114 हमारी है। प्लान कुछ भी यहाँ पे डाल देती हूँ, जो भी करंट में अगर मान लेते हैं कि वो लेते हैं तो यहाँ पे मैं वो प्लान डाल दूँगी। प्लान डालने के बाद यहाँ पे मैं सम अश्योर्ड यहाँ पे डाल दूँगी। उसके बाद टर्म राइडर लेंगे तो यस करूँगी, अदरवाइज नो कर दूँगी। CI राइडर नो कर दूँगी, ADDV राइडर यहाँ पे मैं यस कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स डाल देनी है। अगर आपने भी अपना जो है कोई प्रीवियस पॉलिसी नहीं है तो इस तरीके से नॉट एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स इस वाले कॉलम में हम आते हैं, तो इसमें भी आपको नो कर देना है। पेज नंबर 4,
दोस्तों इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है, तो क्योंकि जो हमारा फॉर्म है वो है हमारा मेजर के लिए, प्रपोजल के लिए, तो इसमें भी हमको कुछ भी नहीं करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो ये हमें इस वाले कॉलम में देखने के लिए मिलेगा नॉमिनी की डिटेल्स, यानी कि कॉलम नंबर 8 में हमें मिलती है नॉमिनी की डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी जिसे आप बनाना चाहते हो उसे आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी। तो मान लेते हैं कि वो अपनी वाइफ को यहाँ पे नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो वाइफ का नाम है सुनीता, शेयर वो देना चाहते हैं 100%, अगर 2 यहाँ पे नॉमिनी बनाते हैं तो 50-50% कर देंगे। एज मान लेते हैं उनकी है 20 साल, और रिलेशन है उनका स्पाउस का, यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ। इतना फ्रेंड्स करने के बाद यहाँ पे पूछा गया आईडी प्रूफ ऑफ नॉमिनी और अपॉइंटी। तो यहाँ पे आप आईडी नंबर और आधार कार्ड जो है दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे नीचे आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है कि टू बी फिल्ड ओनली इफ लाइफ अश्योर्ड टू बी अश्योर्ड इज मेजर, यानी कि अगर लाइफ अश्योर्ड मेजर है 18+ है तब हम ये नॉमिनी वाला कॉलम भर सकते हैं। माइनर केस में नॉमिनी वाला कॉलम हम नहीं भर सकते। फ्रेंड्स इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो ये हमें 9 कॉलम में बैंक डिटेल्स देखने के लिए मिलती हैं। तो फ्रेंड्स बैंक डिटेल्स आपको ज़रूर डालनी है, विदाउट बैंक डिटेल्स की जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए बैंक डिटेल्स को ज़रूर डालिएगा। बैंक डिटेल्स में हमारे जो बैंक हैं वो 2 तरीके के होते हैं, या फिर सेविंग और या फिर करंट। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं सेविंग है इनके पास, अकाउंट नंबर कुछ भी इनका हो सकता है, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे इस तरीके से डाल देते हैं हम लोग। IFSC कोड पूछा गया है तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे। ये सब आपको अपनी पासबुक या फिर कैंसिल चेक से देख के डालना है। MICR कोड जो भी आपका होगा वो आपके चेक पे या फिर आपकी पासबुक पे लिखा हुआ होगा, वो आपको डाल देना है। बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है कि कहाँ का आपका एड्रेस है, ब्रांच आपकी कौन सी है। फ्रेंड्स इतना करने के बाद नीचे वाले कॉलम में आपसे पूछा गया है टैक्स रेजिडेंसी, यानी कि इफ़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंसी आउटसाइड इंडिया, यानी कि आप आउटसाइड इंडिया भी टैक्स पे करते हैं तो यस करना है, नहीं करते तो आपको नो कर देना है। फ्रेंड्स नीचे वाले कॉलम में आपको यहाँ पे 2 चीज़ें और भरनी है, मोबाइल नंबर ऑफ द प्रपोजर या फिर लाइफ अश्योर्ड, और ईमेल आईडी ऑफ द प्रपोजर ऑफ लाइफ अश्योर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी साफ वर्ड्स में यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके सिग्नेचर, यानी कि रवि कुमार है उनके यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स चलिए 5वें पेज नंबर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स इस वाले कॉलम में दिया गया है सेक्शन प्रपोज प्लान डिटेल्स, यानी कि जो आप प्लान ले रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। इसमें हमको कर देना है सेविंग एंड रिकवर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस क्या है, सेविंग एंड रिकवर। और इसके बाद हमसे पूछा गया है कि क्या है, यानी कि आपका तो हमारा इंडिविजुअल लाइफ है, एम्प्लॉय बहुत सारी स्कीम होती है उसके अंडर में नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे पूछा गया है इस वाले कॉलम में अगर हम लोग देखते हैं तो पॉलिसी टर्म एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमने 25 साल के लिए है, और मोड हम लेते हैं मंथली नेट का हमने चूज़ किया है। अमाउंट जो है मंथली 10,000 अगर हम देते हैं तो हमें यहाँ पे 10,000 लिखना है। फिर यहाँ पे हमें वर्ड्स में लिखना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ से पूछा गया है कि फॉर एज एट एंट्री 0 years to 50 years चूज एनी वन फॉलोइंग बेसिक सम अश्योर्ड ऑप्शन, यानी कि 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 10 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, यानी कि जो आप एनुअलाइज प्रीमियम देते हैं उसका 7% सम अश्योर्ड चाहिए या फिर 10%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 10% चूज़ कर लेंगे। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सूटेबल होता है, सबसे बेस्ट यही वाला होता है, तो आप हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे हम लोग थोड़ा अगर आएंगे तो यहाँ पे हमको डिटेल्स दी गई है LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ऑप्शनल। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग किसी मेजर केस की बात करें तब हमने इसको यस करना है, माइनर केस में इसको नो करना होता है। इसके बाद इसमें पूछा गया है लिंक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर
तो इसमें हमसे पूछा गया कितने रुपीज़ का आपको करना है, तो ऑब्वियसली जितने का आपका ये सम एश्योर्ड बनेगा उतने का ही आपको यहाँ भी मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो इसमें सम एश्योर्ड है 12 लाख बना है, तो आपको यहाँ पे 12 लाख जो है लिख देना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एप्लीकेबल टू पुलिस पर्सनल इफ़ LIC लिंक एक्सीडेंटल है। तो फ्रेंड्स इसमें हमको नो कर देना है, क्योंकि हमने जो है ये वाला राइडर नहीं चाहिए। अब फ्रेंड्स नीचे वाले कॉलम में आते हैं, तो नीचे हमसे यहाँ पे पूछा गया है फंड सिलेक्ट। यहाँ पे 2 टाइप के फंड होते हैं, फ्लैक्सी ग्रोथ फंड, दूसरा होता है फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। तो सबसे बेस्ट होता है हमारा वो होता है फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। अब फ्रेंड्स ये बेस्ट क्यों होता है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इसके लिए मैं इंडेक्स प्लस जो प्लान है उसकी अलग से वीडियो लाने वाली हूँ, तो उसका आप लोग वेट कीजिएगा। और इसमें यहाँ पे फंड टाइप नीचे दिया गया है, फॉर्म में आप लोग पढ़ सकते हैं कि फंड टाइप किस किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है और पीछे पेज पे भी मेंशन है। फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया फ्लैक्सी ग्रोथ फंड होता है, उसमें कितना पैसा कहाँ लगता है, और ये क्या होता है वेरी हाई रिस्क पे होता है। और जो फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है वो भी हमारा क्या होता है वेरी हाई रिस्क पर होता है, यानी कि कम्प्लीटली क्या होता है आपका पैसा जो है जो निफ्टी 50 की कंपनीज होती है, यानी कि टॉप कंपनीज होती है, उसमें आपका पैसा लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स नीचे हम लोग आ जाते हैं, तो नीचे यहाँ पे हमसे पूछा गया है यहाँ पे आपसे पूछा गया है इफ़ द लाइफ टू बी अश्योर्ड नाउ बीइंग प्रपोज ऑफ अनदर एन इंश्योरेंस एप्लीकेंट टू रिवाइवल। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सिंपली क्या करना है नो कर देना है, इसमें भी आपको नो कर देना है। इसके बाद सेटलमेंट ऑप्शन पूछा गया है, यानी कि आप अपने मैच्योरिटी या फिर डेथ बेनिफिट को सेटलमेंट में लेना चाहता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है, तो आपको नो कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके सिग्नेचर। यहाँ पे पूछा गया है आर यू रजिस्टर्ड विद LIC पोर्टल, यानी कि अगर आप LIC पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो यस कीजिए, नहीं है तो आपको नो कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे आपको पर्सनल एंड फैमिली डिटेल्स देनी है और हेल्थ और आपकी हैबिट क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना हाइट और वेट लिखना है, जो कि आपको ठीक से पर्टिकुलर पता होना चाहिए, तभी आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ हवाई कर दी, कुछ आपकी हाइट है कुछ आपने लिख दिया, वेट आपका है 50 आपने लिख दिया 55, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आदतें पूछी गई हैं कि मेडिकल हिस्ट्री कैसी है ये वो, तो इसमें हमको सब में नो करना है कि कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमार व्यक्ति को कभी भी बीमा नहीं दिया जाता है, तो इसलिए इसमें हमें नो करना है। अगर आप फिट हैं तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स पेज नंबर 7 पे हम आते हैं, तो इस पे भी हमको इनमें जो है नो करना होता है, क्योंकि बीमारी से रिलेटेड इसमें चीज़ें पूछी गई हैं। कोई आपको मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ आपको और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इस टाइप की जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम करे उससे रिलेटेड, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर इनमें से आपने किसी में यस किया हो तब यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। हमने सब में नो किया है तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा नीचे अगर हम लोग आते हैं, तो पर्सनल हैबिट यहाँ से पूछी गई है, आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल करते हैं या फिर किसी दूसरे प्रकार का नशा करते हैं, तो किस क्वांटिटी में करते हैं। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे नो करना है। क्वांटिटी अगर आप लिखते हैं तो आपका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ जाएगा और काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे नो करना है। और नो का मतलब ये कि आप सच में नहीं करते, ऐसा नहीं कि आप स्मोक करते हैं पूरे दिन नशे में रहते हैं उसके बाद आप ये पॉलिसी ले रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। इसके बाद अगर हम नीचे वाले कॉलम में आते हैं, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो बेसिकली जो लाइफ नीचे फ्रेंड्स हमसे यहाँ पे पूछा गया है जो बेसिकली लाइफ एश्योर्ड है उसकी हेल्थ कैसी रहती है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है गुड, यानी कि उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक रहती है। फैमिली डिटेल्स पूछी गई है, यानी कि हैज़ द लाइफ टू एश्योर्ड पेरेंट्स, स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन, यानी कि फैमिली में से किसी को भी कुछ इस तरीके की बीमारी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे कुछ बीमारियाँ मेंशन भी है, डिसऑर्डर, कैंसर, किडनी डिसीज़ और एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या कर देना है, नो करना है कि हमारी फैमिली में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि कुछ परेशानियाँ क्या होती है जनरेटिव होती हैं,
कई बार पेरेंट्स से कोई बीमारियां मिल जाती हैं, इसलिए LIC ये भी देखती है कि आपके पेरेंट्स को ऐसी कोई बीमारी है या फिर नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे वाले कॉलम में आना है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपको बताना होता है अपने पूरी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनकी एज क्या है और उनका स्टेटस ऑफ हेल्थ क्या है। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी लेता है लेकिन उनके फादर नहीं है, इस टाइम पे फादर एक्सपायर हो गए हैं, तब उन्हें क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये वाले 2 कॉलम होते हैं लिविंग के लिए और ये वाले कॉलम होते हैं जो पीपल नहीं है डेड है उनके लिए। तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी लेता है, उनके फादर नहीं है, अब उनको इस वाले कॉलम को नहीं भरना है, इस वाले कॉलम को भरना है। एज एट डेथ यानी कि डेथ के टाइम पे उनकी कितनी एज थी, तो आपको डाल देना जो भी उनकी एज रही होगी 60-65, और रीज़न क्या था डेथ का वो भी आपको डालना है, यानी कि किडनी फेलियर था या फिर हार्ट अटैक था या फिर नेचुरल डेथ थी, तो आपको वो डालना है। लेकिन हमारे केस में हम मान लेते हैं कि सारे ही जीवित हैं, तब आपको यहाँ पे डिटेल्स भर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डिटेल्स भर दूँगी। फादर की यहाँ पे 47 डाल दिए, गुड है। मदर की यहाँ पे 42 डाल दिए, मदर भी यहाँ पे गुड है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रदर है, ब्रदर आपके कितने हैं, 2-3 हैं, तो उन सबकी एज यहाँ पे आपको डालनी है इस तरीके से। इस तरीके से आपको डालना है। सिस्टर्स आपकी कितनी हैं, अगर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं डालना है। स्पाउस आपकी है तो कितने साल की हैं वो डालना है और हेल्थ कैसी है वो डालना है। बच्चे आपके हैं तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना। और जो आपकी फैमिली में नहीं है उनकी डिटेल्स इन वाले कॉलम्स में आएगी। फ्रेंड्स नीचे यहाँ पे पूछा गया फॉर फीमेल लाइफ टू बी अश्योर्ड ओनली, यानी कि अगर आप पॉलिसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो कि फीमेल है और मैरिड है, तब उस केस में ये चीज़ें लागू होती हैं कि जो है कि लाइफ टू बी अश्योर्ड, प्रेग्नेंट नाउ और डिटेल ऑफ लास्ट डिलीवरी। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या है, हम एक मेल की पॉलिसी कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या है सिंपली यहाँ पे इस तरीके से कट कर देना है, नॉट एप्लीकेबल कर देना है। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगी आपकी सिग्नेचर आने के बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको भरना होता है अपना नाम। इस तरीके से आप लोग अपना नाम भर सकते हैं। दोस्तों नाम भरने के बाद आ जाते हैं हम हमारे पेज नंबर 9 पे। सो फ्रेंड्स पेज नंबर 9 पे सिर्फ आपको पढ़ने का होता है, कुछ भी भरने का नहीं होता। पेज नंबर 9 पे फिर से यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे। अब आते हैं पेज नंबर 10 पे। तो फ्रेंड्स पेज नंबर 10 पे भी आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने होते हैं, डेट एंड टाइम वगैरह जब आपको फिल करना है, जब आप फॉर्म अपना जमा करवाने जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें आप कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 11 पे। फ्रेंड्स पेज नंबर 11 पे हमारा कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 12 पे आपको एक जगह सिग्नेचर करने हैं और एक जगह आपको सिग्नेचर करने हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा सेटलमेंट वाला ऑप्शन है कि आपको सेटलमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए और यहाँ पे इस तरीके से आपको कट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्म ये पूरा भर चुका है और आई होप आपको फॉर्म अच्छे से समझ में आया हो। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।